सरला दीदी की अवधि और योग्यता देखकर राष्ट्रपति ने सत्र बुलाया और विशेष भाषण देकर मंत्रियों को अधिकारियों से मिलवाया। साथियों नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो भैया इस समय हम लोग संविधान को कवर कर रहे हैं। जी हाँ, संविधान में आज हम लोग संघीय विधायिका यानी संसद को हम कवर करेंगे। इससे पहले आपको जनरल स्टडीज की इस पार्ट में जो है राष्ट्रपति कल के डेट में आपको मिला है, जिसको हमने बहुत व्यवस्थित तरीके से दिया। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा संबंधित सारी चीज़ों को देखिए, यहाँ पर बिल्कुल एकदम व्यवस्थित अनुच्छेद वाइज एक एक जो है एकदम क्रमवार तरीके से हम चलेंगे और उसको ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरला दीदी की अवधि और योग्यता देखकर राष्ट्रपति ने सत्र बुलाया और विशेष भाषण देकर मंत्रियों को अधिकारियों से मिलवाया। देखिए यहाँ पर ये सारे अनुच्छेद कैसे एक साथ में कोरिलेट हो जाएंगे, कैसे याद हो जाएंगे, और ये आप सभी के लिए यहाँ पर आगे के जो अनुच्छेद हैं उनको इस जो है ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेंगे। उसके बाद एक एक अनुच्छेद हम आगे बढ़ते जाएंगे और पूरा तैयार करते जाएंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आपका राज्यसभा लोकसभा पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए भैया शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर वन लाइनर में आप देखें तो आपके अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद के गठन की बात की गई है। 80 के अंतर्गत राज्यसभा की संरचना के, चूंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, कौन से अनुच्छेद में किस चीज का जिक्र है, ये अक्सर इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है। 81 में लोकसभा की संरचना, यहाँ पर आप देखें सरला इसीलिए पढ़ा है, संसद के गठन, राज्यसभा का संरचना और लोकसभा, यानी यहाँ पर 79 80 81। ठीक है, ये इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, सरला। जी हाँ, अब देखिए स से संसद का गठन, र से राज्यसभा का गठन, ल से लोकसभा का गठन। ठीक है, ये हो गया। प्रत्येक जन, आप देखो 82 में क्या है, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन। ठीक है, अब अनुच्छेद 83 में क्या है, संसद के सदनों की अवधि। ठीक है, संसद के सदस्यों की योग्यता। हालांकि इसको हम अभी एकदम पूरा डिटेल तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। अब इसको हम एक बार यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास कर लेते हैं। सबसे पहले देखो भैया क्या कहा जा रहा है, सरला दीदी की अवधि और योग्यता देखकर राष्ट्रपति ने सत्र बुलाया और विशेष भाषण देकर मंत्रियों को अधिकारियों से यानी सभापति से मिलवाया। ठीक है, अब देखो क्या बात हो रही है, संसद। जी हाँ, संसद के गठन की बात किसमें है, 79। राज्यसभा यानी स से सरला, देख रहे हैं, राज्यसभा अनुच्छेद 80। ठीक है, ला यानी लोकसभा अनुच्छेद 81। दीदी यानी द, दोबारा परिसीमन। जी हाँ, अनुच्छेद 82 के अंतर्गत दोबारा परिसीमन की बात की गई है। अवधि की बात की गई, किसका, लोकसभा, जो लोकसभा की जो क्षेत्र है उसकी परिसीमन की बात किसमें की गई, 82 में की गई है। ठीक है, और सदनों की अवधि किस का जिक्र किसमें किया गया, किस सदन का क्या अवधि होगी। यहाँ पर आप देखिए सदनों के अवधि यानी उसका कार्यकाल 5 साल 6 साल जो है ना, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 83 में। ठीक है, योग्यता यानी सांसदों की योग्यता क्या होनी चाहिए, अनुच्छेद जो है 84 में। सत्र बुलाना, संसद की सत्र बुलाया जाता है किस अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 85 में। विशेष भाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें, अनुच्छेद 87 में। मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, अनुच्छेद 88 में। ठीक है, अधिकारी यानी संसद के पदाधिकारी जिसको हम बोलते हैं सभापति या अध्यक्ष, उसके जिक्र कहाँ है, अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 93 में। इस तरीके से यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। सरला दीदी अवधि मतलब सरला दीदी की अवधि और योग्यता देखकर, ठीक है, योग्यता देखकर राष्ट्रपति ने, ठीक है, राष्ट्रपति ने क्या किया, सत्र बुलाया और विशेष भाषण देकर, यहाँ पर विशेष भाषण देकर मंत्रियों को किससे, अधिकारियों से मिलवाया, यानी संसद के पदाधिकारियों से मिलवाया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप उसके आगे की भी ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। देखें, संसदों ने ली शपथ और पूरा किया कोरम, फिर अयोग्य लोग विशेषाधिकार खोकर साधारण और धन विधेयक पर बजट पास कराने लगे। तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से है, हालांकि हम कहेंगे आगे बढ़ते हैं, एक एक जो है अनुच्छेद के माध्यम से हम चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। अनुच्छेद 79, जी हाँ, संसद का गठन। जी हाँ, अगर हम बात करें, भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनेगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, और लेकिन वह जो है संसद का अभिन्न अंग होगा, यानी उनके बिना जो है संसद पूर्ण नहीं है। संसद के 3 अंग है, एक है जो है आपका राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है,
जो राष्ट्रपति होता हो ना तो संसद का सदन होता, मतलब राज्यसभा का सदस्य होता है, ना तो लोकसभा का होता है, लेकिन जो है इस संसद का सबसे अभिन्न अंग होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखें स से संसद और स से 70 यानी 79 के पास, या सरला से आप उसको याद रखिए। से सरला से जब आप याद रखेंगे तो 79 से जो है संसद संबंधित, 80 जो है राज्यसभा, 81 जो है लोकसभा संबंधित। इसको इसी तरीके से याद रखें, इस ट्रिक का कोई जरूरत नहीं यहाँ पर। अब इससे संबंधित देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 79 है। ठीक है, अनुच्छेद 79। क्या यहाँ पर क्या बताने का? स से संसद और स से 70 यानी संसद की शुरुआत 79 से होती है। ठीक है, तो इस तरीके से निम्नलिखित में से कौन संसद का अभिन्न अंग है पर किसी सदन का सदस्य नहीं होता? राष्ट्रपति। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। यहाँ पर देखो राज्यसभा की संरचना, मेरे भाई इन वीडियोज को बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है। ठीक है, आपके लिए हम यहाँ पर चीज़ों को क्रमवार तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से लाने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि हम सामान्यतः जानते हैं कि एक बेसिक नॉलेज हम लोगों को होती है, लेकिन ये जो अनुच्छेद और जो संबंधित फैक्ट है ये मिस हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको बहुत क्रमवार तरीके से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग चीज़ों को रख करके हमने तैयार करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अब अगर आप चाहते हैं सब कुछ आपको PDF के रूप में मिल जाए, ठीक है, इसके अतिरिक्त टेस्ट और क्विजेज में आप पार्टिसिपेट कर पाए, तो आप हमारा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रमोद पाल GIC टीचर से आप सर्च करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और जो है ये सारी चीज़ें आप उसको वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक, चलो सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर किया करें भाई। ठीक है, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर किया करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट में दें। ठीक है, जिससे हमको पता चलेगा कि हमको क्या अभी और बेहतर करना है आपके लिए। इसे आप देखो अनुच्छेद 80 आ गया। जी हाँ, देखें हमने क्या बताया, सरला याद रखना भैया। सरला क्या है? स से आपका संसद 79। ठीक है, रा से राज्यसभा 80 हो गया। ठीक है, ला से क्या हो गया? लोकसभा 81 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 80 आ गई, क्या? राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना किससे हो रही है? इसे अनुच्छेद 80 के अंतर्गत हो रही है। इसे क्या बोला जाता है? अपर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपर हाउस बोला जाता है। और इसमें अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है कितनी होती है? 250 मेंबर होते हैं, जिसमें 238 निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ध्यान समझना भैया, निर्वाचित कितने हो रहे हैं? 2, 3, 8। जी हाँ, प्लस 12 हो जाएंगे, ये मनोनीत हो जाएंगे, तो कुल कितने हो गए? 250 सदस्य हो गए। समझ में आ गया? याद रखना भैया। ठीक है, अब देखो, अब ये मनोनीत कहाँ से होते हैं, किन क्षेत्रों से होते हैं? मनोनीत सदस्य जो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से होते हैं। ठीक है, जो उत्कृष्ट जो है उत्कृष्ट कार्य करते हैं अपने क्षेत्रों में, तो उनको जो है राज्यसभा में रखा जाता है। यह एक अस्थाई सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, लोकसभा को आप भंग कर सकते हो, लेकिन राज्यसभा को आप भंग नहीं कर सकते हो। यह एक अस्थाई सदस्य है, स्थायी। इसका कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, आगे हालांकि उसको भी हम देखेंगे, किस अनुच्छेद के थ्रू जो है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, उसको भी हम देखेंगे। तो अब आप देखें यहाँ पर संसद 79 जैसे कि हमने देखा, उसके तुरंत बाद 80 यानी सदन, उच्च सदन आएगा। उच्च सदन यही है भैया, उच्च सदन, अस्थाई सदन, अपर हाउस जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये राज्यसभा है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये जो है कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। अनुच्छेद 12 मतलब यहाँ पर देखें, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्य को। ठीक है, राष्ट्रपति कितने को करता है? 12 सदस्यों को, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, ये अब उसके बाद राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक अस्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना, इसके सभी सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यह कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, अस्थायी सदस्य नहीं है, स्थायी सदस्य है। इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 नहीं बल्कि 30 वर्ष होती है। ठीक है, इसके सभी सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 81 क्या आ गया? लोकसभा की संरचना भैया, इसे हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। लोक, जैसे आप लोगों, लोकसभा मतलब लोगों की सभा। ठीक है, सामान्य लोगों की सभा। राज्यसभा का मतलब राज्य की सभा, राज्य से संबंधित जो राज्य सरकारों के जो मेंबर्स होते हैं, यानी विधायक जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुन करके भेजते हैं सदन में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसे क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल।
जो यह निम्न सदन है, ठीक है, वो उच्च सदन था, ये निम्न सदन है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको लोकसभा कहा जाता है, लोकसभा कहा जाता है। इसका सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष? 5 साल होता है। राज्यसभा की कितनी होती है? 6 साल होता है। सदस्य बनने के लिए यहाँ पर न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य 30 साल, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना भाई, यहाँ पर वहीं सरला ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। से आपका संसद 79, राज्यसभा 80 और 81 क्या है? लोकसभा, ला से लोकसभा। अब लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भैया? यहाँ पर कितना दिया है? 25 वर्ष, ठीक है। किस सदन को? जनता का सदन, लोकसभा को, ठीक है, याद हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। प्रत्येक जनगणना के बाद, जी हाँ, बाद जो है सीटों का परिसीमन, यानी परिसीमन का मतलब घटना बढ़ना। सीट जैसे मान लीजिए आज जो है एक जो निश्चित संख्या है कि इतने लोगों के बीच में एक लोकसभा सीट होनी चाहिए, उसका जनगणना के बाद सीटों का जो है परिसीमन होता रहता है, या हर जनगणना के बाद। और इसका प्रावधान क्या किया गया? अनुच्छेद 82 के थ्रू सीटों को घटना बढ़ना। जैसे अभी हमारे यूपी में कितना है? 80 सीटें हैं ना। जब परिसीमन होगा तो क्या हो जाएगा? सीटें जाहिर सी बात है बढ़ जाएंगी। तो अभी के लिए कितनी? 80 सीटें हैं, ठीक है। सॉरी, लोकसभा की जो सीटें हैं 80 हैं, जी हाँ 80 सीटें। प्रत्येक जनगणना के बाद जो है सीटों का परिसीमन हो जाएगा। तो अब इसका जिक्र किसमें किया गया है? अनुच्छेद 82 के अंतर्गत किया गया। हर जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का पुनर्समायोजन, ठीक है, पुनर्समायोजन किया जाता है। वर्तमान में 2026 तक, यानी अभी तक सीटों की संख्या पर रोक लगी है कि नहीं भैया बढ़ा दें, मैक्सिमम सीट कर लें, ठीक है। जिन क्षेत्रों पर जैसे मान लीजिए आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार अपने जिस क्षेत्रों को मजबूत गढ़ मानती है वहाँ पर और ज़्यादा जो है लोकसभा की सीटें बना दे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि उनकी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और उनके चुनाव जीतने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए अभी तक रोक लगी थी। और इससे क्या होता है, आप मेंबर बढ़ने से खर्च भी तो बढ़ता है। एक सदस्य के पीछे आप जानते हैं कितने खर्चे होते हैं। तो ये 2026 तक रोक लगा। अब इसका 2026 के बाद इसका जो है परिसीमन होगा तो संख्या बढ़ेंगी। अब यहाँ पर इसको याद रखें भाई, 82 में 2 है, तो परिसीमन में हम सीटों को 2 बदल यानी पुनर्गठन कर सकते हैं। तो हालांकि इसको आप इसी तरीके से ध्यान रखें। किस वर्ष तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर रोक लगाएगी? तो 2026 तक, साल चल ही रहा, याद ये होना चाहिए। प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 82 के अंतर्गत। रट जाना चाहिए भैया, ठीक है। एक बार जहां आप इस वीडियो को देखिए उसके बाद पीडीएफ ले लीजिए, रिवीजन कर लीजिएगा। सारा कुछ मैं पीडीएफ में बिल्कुल वैसे दे दूंगा, आप आराम से उससे रिवीजन कर लीजिएगा। और आपको कहीं भी और जाने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना बेहतर, जितना बेहतरीन, जितना मज़ेदार हो सकता है हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ते रहिए, ठीक है। अब देखो सदनों की अवधि किसमें? अनुच्छेद 83 में क्या कहा गया? राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। एक साथ में नहीं है कि भैया कि लोकसभा के चुनाव हुआ और सब एक साथ में सदस्य गए, ऐसा नहीं होता राज्यसभा में। राज्यसभा में हर 2 साल में जो है 1/3 सदस्य, मतलब 1/3 सदस्य जो है क्या होते हैं? रिटायर होते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे 238 मेंबर हैं ना राज्यसभा में, तो 238 में 1/3 जो मेंबर होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? वो धीरे धीरे रिटायर हो जाएंगे। यानी अगर आप बात करें 70-80 जो भी होते हों, 8-24, हाँ, तो लगभग 80-79 के आसपास में जो मेंबर हैं वो हर 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसे जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपके किस अनुच्छेद संबंधित है? 83 में, ठीक है। 83 में T3 यानी टाइम पीरियड, टर्म यानी सदनों का टाइम पीरियड यानी कार्यकाल, 83 यानी टर्म, जी हाँ, इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिएगा भैया। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य, जी हाँ, ये आप देख ही रहे हैं। अब उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है? तो आप यहाँ पर बढ़ाया जाता है, लेकिन 1 साल के लिए, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर संसद जो है सदस्य बनने की योग्यता। अगर आपको संसद बनना है तो आपके लिए क्या योग्यता होगी, उस पर बात किसमें किया गया? अनुच्छेद 84 में, ठीक है। सांसद बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक हो, जी हाँ, जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है। भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति बन सकता है, लोकसभा बन सकता है, जैसे बाद में नागरिकता ले ले बन जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि भारत में पैदा हुआ हो, तो ऐसा नहीं होता है। उसकी आयु लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कितनी?
30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्रमवार तरीके से अनुच्छेदवार रखा हुआ है, तो जिससे चीज़ें एकदम रहे। योग्य लोग 84 की उम्र से पहले संसद बन जाते हैं। ध्यान रखना, 84 योनियों में आपको टहलना है भैया। तो 84 की उम्र से पहले आप क्या हो जाइए, किसी न किसी सदस्य का सदन का सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, इसकी जिक्र किसमें है? अनुच्छेद 84 में। अब देखो, संसद सदस्य बनने की योग्यताओं का उल्लेख अनुच्छेद 84। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा 30 वर्ष। तो भैया याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। ठीक है, ध्यान रखना, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन कैसे? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अब देखो, संसद का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है, और सत्रावसान भी यही करता है। क्वेश्चन बनता है कि कौन बुलाता है संसद के सदन का जो है राष्ट्रपति, संसद मतलब संसद के सत्र का जो है कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ठीक है, दो सत्रों के बीच जो है लोकसभा के जो सत्र होते हैं दो, उनके बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं पता चले जाकर के सो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखें, 85 सत्र में जब हंगामा होता है तो स्पीकर कहते हैं चुपचाप पच बैठ जाओ। ठीक है, चुपचाप यानी पच, 85 चुपचाप पच यानी 85 बैठ जाओ, सत्र चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से 85 के अंतर्गत क्या बताया गया? सत्र, सत्रावसान और विघटन। पच माने 85। जी हाँ, आप यहाँ पर इस तरीके से याद रखिए भैया। देखो, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। अगर आप चीज़ों को याद रखेंगे एग्जाम में आपको याद आ जाएगा। आप समझिए बात को, जैसे 85 चुपचाप। जी हाँ, 85 सत्र में जब हंगामा होता है तो स्पीकर क्या कहते हैं? चुपचाप। ठीक है, चुपचाप जब पच बैठ जाओ, सत्र चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है आप इसको याद रख लीजिएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? 6 महीने का मैक्सिमम। संसद का सत्र बुलाना और लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है भाई। ठीक है, चलो, अनुच्छेद 86 और 87 राष्ट्रपति का अभिभाषण और विशेष अभिभाषण संबंधित है। अब इसमें देखो, अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है। किसी भी सदन, राज्यसभा को, लोकसभा को, दोनों को संबोधित कर सकता है। अनुच्छेद 87 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का जो है विशेष अभिभाषण होता है, जो नई लोकसभा के गठन के बाद पहले सत्र में और हर साल के पहले सत्र में होता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से भैया, ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण 87 के तहत होता है, अनुच्छेद 87 के तहत जो नई लोकसभा का गठन के बाद पहले सत्र से में जो है होता है, और हर साल के पहले सत्र में होता है। दोनों चीज़ें होती हैं। 87 यानी 7-7। अब ध्यान देना, 7-8-7 यानी 7-7। अगर आप बात करें 8 और 7 यानी 7-7। राष्ट्रपति दोनों सदनों को साथ बिठाकर विशेष भाषण देते हैं। समझना एक बार फिर से, यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास फिर से करेंगे। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, जो नई लोकसभा के गठन के बाद पहले सत्र में और हर साल के पहले सत्र में ये अभिभाषण होता है, अनुच्छेद 86 और 87 के अंतर्गत। अब देखो, प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में दोनों सदनों को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का अभिभाषण किस अनुच्छेद में? 87 में है, यानी 8-7, जिसे 7-7 कहा जाता है। अनुच्छेद 88 मंत्रियों और महान न्यायवादी के अधिकार। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान न्यायाधीश को यह अधिकार है कि संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में बोल सकते हैं भैया ठाठ से, लेकिन वे उस सदन के उस सदन में मतदान नहीं कर सकते। ध्यान रखना, मंत्रियों और महान न्यायवादी के लिए अधिकार है। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान न्यायवादी के अधिकार है कि संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें वो बोल सकते हैं, लेकिन उस सदन में मतदान नहीं कर सकते जिसके वे सदस्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको याद रखिए, 88 8-8 महान न्यायवादी जो है ठाठ जो है दोनों सदनों में बैठते हैं, लेकिन वोट महान न्यायवादी कहीं नहीं दे सकते, क्योंकि वो कहीं किसी का सदस्य नहीं होता। और मंत्री अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो वोटिंग लोकसभा में ही करेगा, अगर राज्यसभा का है तो राज्यसभा में ही करेगा, लेकिन वो दोनों सदनों में बैठ सकता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखें, यह अनुच्छेद 88 के अंतर्गत। ठीक है,
चलो भैया, वह कौन सा अधिकारी है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल। क्या है? महान न्यायवादी, भारत का महान न्यायवादी। ठीक है। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान न्यायवादी को संसद में कौन सा अधिकार प्राप्त है? बैठक में भाग लेने का अधिकार। ठीक है। बोलने का भी क्या अधिकार है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्रवाई में बोल सकता है। ठीक है। और भाग भी ले सकता है, मतलब वही भाग लेना या बैठक में भाग लेना, ये दोनों आपका यहाँ पर एक हिसाब से सही हो जाएगा। लेकिन मतदान का और विचार विमर्श का अधिकार नहीं है। चलो भाई, यहाँ पर देखो, संसद के पदाधिकारी सभापति और अध्यक्ष। जी हाँ, 89 आप देखें तो अनुच्छेद 89 के तहत उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। और अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। ठीक है। अब ध्यान समझना, 93 के अंतर्गत क्या है? 93 के अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष होता है। 89 के अंतर्गत क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष एकदम बिल्कुल फिक्स है, जो उपराष्ट्रपति है वही अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, एकदम क्लियर है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन का प्रावधान अनुच्छेद 93 भैया। ठीक है। चलो अब आ जाओ अनुच्छेद 99 में, सांसदों का शपथ। जी हाँ, एकदम इंपॉर्टेंट है बहुत। अभी आपने देखा था राष्ट्रपति का शपथ किस में होता है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत होता है। 60 के ठाठ से अनुच्छेद 60 के ठाठ से राष्ट्रपति क्या करता है? शपथ लेता है। लेकिन और ये सांसद किस में लेते हैं? बहुत सारी संख्या होती है इनकी। अब ये संसद का सदस्य जो है अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके नियुक्त व्यक्ति, या राष्ट्रपति भी या राष्ट्रपति किसी को नियुक्त कर दे तो वो शपथ दिलाता है। ठीक है, किसकी? राष्ट्र जो है सांसदों की। चलो अब देखो, इसको याद कैसे रख सकते हैं? 99 का फेर है भाई। खिलाड़ी यानी जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, जब वो 99 रन पर होता है तो भगवान को याद करता है, शपथ लेता है कि बस एक रन और बन जाए। कहने का मतलब 99 पर बिल्कुल उसका धड़कनें बढ़ जाती हैं, शपथ लेता है। तो हर मेंबर जो लोकसभा या राज्यसभा का बनता है तो निश्चित तौर पर शपथ जो लेता है तो उसकी धड़कनें थोड़ा सा, चूँकि पहली बार होता है तो वो जो है बढ़ी रहती हैं। हालांकि कई मेंबर बहुत पुराने होते हैं। संसद सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 99 किसी भी तरीके से भाई हमको याद करना है, बस यही होना चाहिए हमारा। नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। ठीक है। चलो अब देखो 100 अनुच्छेद 100 यानी शतक। ठीक है। गणपूर्ति यानी कोरम सदन की कार्यवाही चलाने के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10। जी हाँ भैया, ध्यान रखना, ये जो 100 अनुच्छेद के अंतर्गत है ये इसीलिए है भैया 1/10। ठीक है, 1/10 सदस्य का होना अनिवार्य है सदन की कार्यवाही चलाने के लिए। न्यूनतम जो आवश्यक सदस्यों की संख्या जो है कुल सदस्य संख्या का 1/10। ये नहीं है कि 2 जने बैठ के जो है अपना संसद की कार्यवाही संचालित कर लिए। कम से कम 1/10 सदस्य जो है मेंबर होने चाहिए। 1/10 10 से आप इसको कोरिलेट कर लीजिए भैया। ठीक है, याद कर लीजिए अच्छे से। 1/10 की जिक्र किसमें? अनुच्छेद 100 के अंतर्गत। भूल करके अब जरा दिखाना। ठीक है, याद रखने की ट्रिक वही है। 100 का 1/10 निकालोगे तो 10 आएगा, यानी आप जो है 100 नंबर वाले अनुच्छेद में ही 1/10 कोरम। आप वही देख लो, 1/10 100 का 1/10 कितना होता है? 10 होता है। तो 10 में ठीक है। तो इस तरीके से लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कोरम कितनी होनी चाहिए? 1/10 कुल सदस्यों का 1/10। ठीक है। यह सदन में गणपूर्ति नहीं है तो सदन को स्थगित करने का अधिकार किसे है? अब वही चीज है, किसको है? राष्ट्रपति को। ठीक है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर अनुच्छेद 102 सांसदों की अयोग्यता। कोई व्यक्ति सांसद बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि वह लाभ का पद धारण करता हो। लाभ का पद, जैसे अभी हम लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं जो लोग, तो वो लाभ का पद है। ठीक है। मानसिक रूप से अक्षम अगर है, कोई पागल है, पगलेंटा टाइप का, तो क्या है? मतलब जो है अयोग्य हो जाएगा। दिवालिया हो, छोटा आदमी हो, पैसा चोरी करके भाग गया हो, या और उसकी वो एकदम से बैंकरप्ट हो गया, उसका सारा मतलब पैसा खत्म हो चुका हो। विदेशी राज्य की नागरिकता ले चुका है या भाग करके विदेश चला गया हो तो वो बिल्कुल भी सांसद नहीं बन सकता। अब इसको आप एक देख लीजिए, 102 यानी जो दिवालिया है या अयोग्य है। ठीक है, जिसकी वैल्यू संसद में 0 है हो जाती है। ठीक है, 102। अब आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर अनुच्छेद 105। जी हाँ, अनुच्छेद 105 संसद और सांसदों के विशेषाधिकार।
सांसदों को सदन में जो है बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। सदन में कहीं गई किसी भी बात को लेकर के उनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये भी ध्यान रखो भैया, संसद में चाहे कुछ भी बोलेंगे लेकिन उसको लेकर के उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संसद और सांसदों को ये विशेषाधिकार प्राप्त है। और विशेषाधिकार किसमें है? अनुच्छेद 105 में है। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 105 में है। ठीक है, सांसदों को संसद में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। सदन में कुछ भी वो कोई भी बात कह रहे हैं तो उसके खिलाफ उनको न्यायालय मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सांसदों के पास ऐसे अधिकार हैं जो आम जनता से 5 कदम आगे हैं। ठीक है, 5 कदम आगे रखते हैं। ठीक है, 5 कदम आप देख लीजिए, 5 कदम आगे हैं। चलो भाई, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। ठीक है, सांसदों को सदन के भीतर दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या संरक्षण प्राप्त है? अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि न्यायालय में उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। भैया देखिए भैया, यहाँ पर संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग, यानी ये किसमें? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है। ठीक है, अब यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा। क्या करेगा? संयुक्त बैठक बुलाएगा। और यह जो है इसकी अध्यक्षता हमेशा कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ध्यान से समझना भाई, बुलाता कौन है? जो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें, याद बिल्कुल करते रहिए। अब देखो, आपातकाल या संकट में हम क्या करते हैं? 108 नंबर डायल करते हैं। वैसे ही जब संसद में बिल का पर संकट आ जाए तो क्या होता है? 108 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्या बुलाते हैं? राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला लेते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अनुच्छेद 108, अगर किसी भी चीज को लेकर के दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के थ्रू बुलाता है और इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर हम संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो है लोकसभा का अध्यक्ष। जी हाँ, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। देखो इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर अनुच्छेद 109 और 110 धन विधेयक यानी मनी बिल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना भाई, धन विधेयक किसमें? केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, 110 10 यानी मनी दाम यानी 10 पैसों की बात जो है अनुच्छेद 110 में है। 10 यानी दाम पैसों की बात किसमें है? 110 में है। ठीक है, चलो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, चलो भैया अब देखो यहाँ पर अनुच्छेद 112 जो किससे संबंधित? बजट से। ठीक है, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख तो नहीं है। इसकी जगह पे क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है। राष्ट्रपति इसे हर वर्ष संसद के सामने रखवाता है। ठीक है, सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होता है। अब देखो 12 महीने का हिसाब किताब अनुच्छेद 112 में। बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी ट्रिक है, याद रखना। 12 महीनों का हिसाब किताब किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, यानी क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का है? अनुच्छेद 112। ठीक है, 12 वर्षों का हिसाब किताब अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, संविधान में बजट को किस नाम से वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, चलो भैया विनियोग विधेयक। अब देखो यहाँ पर विनियोग यानी अप्रोप्रिएशन बिल, ये भारत की संचित निधि जो भैया पैसा जुहा कर रखा गया है उससे धन तक नहीं निकाला जा सकता जब तक संसद विनियोग विधेयक पास न कर दे। जब तक संसद विनियोग विधेयक नहीं पास करेगा तब तक संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको कैसे याद करेंगे? 114 माने चोर। कोई भी सरकार संचित निधि यानी चुपके से, उसमें पैसा नहीं, जो तिजोरी बनी हुई है भारत सरकार के, ऐसा तो है नहीं, एक सुरक्षित अमाउंट उसमें रखा रहता है। लेकिन उससे अगर पैसा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो है संसद की विनियोग विधेयक पास करा करके तब निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखो वही है 114 यानी 14 यानी चोर।
कोई भी सरकार संचित निधि से चुपके से यानी चोरी से पैसा नहीं निकाल सकती, ठीक है। उसे 114 के तहत विधेयक लाना ही होगा। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद में कौन सा विधेयक पारित है? तो ये है भैया विनियोग विधेयक। क्या है? विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, याद रखना भैया। चलो भाई, लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। जब बजट पास होने के में समय लगता है और सरकार को अंतरिम अवधि के लिए खर्च के धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा जो है लेखा अनुदान स्वीकृत करती है। और ये सब वोट ऑन अकाउंट कब होता है? जैसे मान लीजिए चुनाव है, तो चुनाव है 2 महीने 3 महीने का खर्च है, मान लीजिए अभी जैसे मान लीजिए मई में चुनाव होता है हमारे लोकसभा का, तो और फरवरी में बजट का समय होता है। तो बजट के लिए जो अंतरिम बजट जो पेश किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? लेखानुदान, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जब बजट पास होने में समय लगता है और सरकार को अंतरिम अवधि के लिए जो बीच का समय है 2-3 महीने की सरकार चलाने के लिए खर्च के धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा जो है लेखानुदान स्वीकृत करती है। याद रखे हो कैसे? 116 छः माने छोटा बजट, 6 माने 1 माने छोटा बजट। पूरे साल के बजट से पहले कुछ महीनों का खर्च का एडवांस इंतजाम किया जाता है, किसमें? छोटा बजट के तरफ। बजट प्रक्रिया के दौरान लोकसभा द्वारा सरकार को अग्रिम राशि देने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? लेखानुदान, यानी अंतरिम अवधि के लिए लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, ये होता है भैया। अब देखो यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद की भाषा पर जिक्र है। संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है, परंतु पीठासीन अधिकारी किसी किसी सदस्य को मातृभाषा में बोलने की अनुमति देता है। ये किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 120 के अंतर्गत, यानी 1-2-0 एकदम शून्य। देखो यहाँ पर एकदम शून्य, 1-2-0 एकदम शून्य। संसद में आकर भाषा किसी की एकदम शून्य ना हो जाए, ध्यान समझना, तो क्या करता है? इसीलिए हिंदी अंग्रेजी दोनों की छूट दी गई है, ध्यान समझना भैया। अब ऐसा है कि आपको पता चला अंग्रेजी नहीं आती है और उसमें निश्चित कर दिया जाए कि संसद में आपको अंग्रेजी बोलना है, तो क्या होगा? 1-2-0 हो जाओगे आप, 1-2-0 यानी एकदम शून्य हो जाओगे। संसद में आकर भाषा कोई किसी के शून्य ना हो, इसलिए अनुच्छेद 120 के अंतर्गत इंतजाम किया गया है कि आप किसी भी हिंदी अंग्रेजी भाषा में बोल सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का निर्धारण होता है? अनुच्छेद 120 के अंतर्गत। एक बार रिवीजन कर लेना भाई, भूल जाना फिर बताना मुझे। चलो अब देखो, संसद की कार्यवाही पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। जी हाँ, संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई। संसद अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है, इसका जिक्र अनुच्छेद 122 के अंतर्गत है। यानी 122 कोर्ट कहता है संसद के अंतरिम आदेशों में हम टू माने दूर ही रहेंगे, हम दूर रहेंगे। क्या कहता है? हम दूर रहेंगे, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि संसद की कार्यवाहियों की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी? तो भैया अनुच्छेद 122 के थ्रू। इस तरीके से उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित हुई होगी। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए भैया, देर मत लगाइए, ठीक है। और हाँ, PDF प्राप्त करना है, टेस्ट क्विजेस सारा कुछ प्राप्त करने के लिए ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, डाउनलोड करो और सारा कुछ इस्तेमाल करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।